हेलो स्टूडेंट, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिया था। सारे चैप्टर्स 9th के कवर अप हो चुके थे, 10th स्टार्ट हो गया था। इस 10th क्लास में हम लोगों ने जो पहला चैप्टर उठाया था उसका नाम था आर इन्वायरमेंट। चैप्टर का नाम क्या था? आर इन्वायरमेंट। ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहे, आप भूले नहीं, इसलिए मैं हमेशा आपको चैप्टर का नाम बताती हूँ और काफी हद तक होता है तो लिखती भी हूँ। आर इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने? आर इन्वायरमेंट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, इकोसिस्टम और उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, फूड चेन पढ़ लिया है, फूड वेब पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद फूड चेन और फूड वेब कंप्लीट होने के बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मतलब नया कंटेंट स्टार्ट किया था। उसका नाम क्या था? फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या था स्टूडेंट्स? फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या था स्टूडेंट्स? फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो, जिस तरीके से प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी को टर्शियरी ने, टर्शियरी को क्वाटरनरी ने और डीकंपोजर ने सबको खाया, ओमनीवोर्स ने सबको खाया। जो मैंने खाया, ठीक है, जो प्रोड्यूसर ने खाया, देखो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत घिसी पिटी लाइन है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हर बुक में मिलेगी। एक्चुअली ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते किससे है? ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस सनलाइट से करते हैं। किससे करते हैं? सनलाइट से करते हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन फोटोसिंथेसिस को करने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है स्टूडेंट? सनलाइट की प्रेजेंस। देखो, सनलाइट में मान लो कोई एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी आपके प्रोड्यूसर्स ने गेन की, ठीक है, फिर प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया तो प्रोड्यूसर की एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में चली गई। वही प्राइमरी कंज्यूमर जो खाएगा उसको तो वही एनर्जी मिलेगी। प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को खाया, उसको एनर्जी मिल गई। फिर सेकेंडरी ने प्राइमरी को खाया तो प्राइमरी को जो प्रोड्यूसर से एनर्जी मिलेगी वही के वही वो सेकेंडरी को दे देगा। तो बात यह है कि फ्लो ऑफ एनर्जी के हिसाब से एक साइंटिस्ट आया था, लिंडमैन। कौन सा साइंटिस्ट आया था? लिंडमैन। लिंडमैन 10% लॉ या 10% फ्लो ऑफ एनर्जी, ये मैं कल बता चुकी हूं, हल्का सा रिवाइज करवा रही हूं। क्या दिया था? लिंडमैन 10% लॉ। इस लिंडमैन 10% लॉ के हिसाब से क्या होता है कि सनलाइट के पास जो एनर्जी है उसकी 10% किसमें कन्वर्ट होकर चली जाएगी? प्रोड्यूसर में। या हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर सिर्फ सनलाइट से 10% एनर्जी ले पाएगा। उसी तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर से 10% एनर्जी ले पाएगा। मैंने आपको यहां पर क्लोज करवाया था लास्ट टाइम, और मैंने आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताया था कि अगर सनलाइट के बाद 10,000 यूनिट ऑफ एनर्जी तो उसका 10% निकाल के जो बचेगा वो प्रोड्यूसर में चला जाएगा। वो जो अमाउंट मिला उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर में चला जाएगा, फिर जो अमाउंट बचा उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में, ऐसे सो ऑन। मतलब एक चीज देखना कि ये जो ट्रॉफिक लेवल्स बने हुए हैं आपके फूड चेन में, या आप फूड वेब ले लो, पैटर्न ले लो एक, इसमें जो आपके इनिशियल नंबर पे जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। फिर धीरे 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 क्या एनर्जी फ्लो करती है एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल में, और एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी का जो कंजप्शन होता है, एनर्जी का जो इंटेक होता है वो दिन ब दिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब क्वाटरनरी कंज्यूमर के पास सबसे मिनिमेस्ट एनर्जी है, वो सबसे मिनिमम एनर्जी ले पाएगा। ये सारा मैंने आपको कल समझा दिया था, आज सिर्फ इसके बारे में अपन को थ्योरी लिखनी है। ठीक है, एक एक करके लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे? इन फूड चेन, इन अ फूड चेन क्यों नहीं लिख रही हूं? क्योंकि मैं किसी एक फूड चेन की बात नहीं कर रही हूं, मैं इकोसिस्टम में सारे रिलेटेड फूड चेन्स के बारे में आपको ये ओवरऑल फ्लो ऑफ एनर्जी बता रही हूं। ठीक है, तो इन फूड चेन the organisms are related to each other। किससे रिलेटेड है? फॉर फीडिंग पर्पस। फॉर फीडिंग पर्पस। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर ने सनलाइट से फीडिंग ली,
प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर से फीडिंग ली। इस फीडिंग में आप क्या ले रहे हो? आप फूड इनटेक कर रहे हो, ठीक है। फीडिंग मीन्स organisms dependent on each other for food। अब मुझे एक बात बताओ, आप खाना क्यों खाते हो? आप खाना इसलिए खाते हो कि आपको ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले। तो ये ऑर्गेनिजम्स भी जब एक दूसरे को फीड करते हैं तो फूड तो मिलता ही है फीडिंग में, और फूड क्या देता है? इन टर्न आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस फूड इन टर्न प्रोवाइड एनर्जी। दिस फूड इन टर्न प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इन अ फूड चेन where there is interlinking between organism, where there is interlinking between the organisms, ठीक है। एक काम करते हैं, पॉइंट्स को थोड़ा सा रेड कलर से मार्क कर लेते हैं जिससे कि आप व्हाइट से कंफ्यूज नहीं हुए, ठीक है। दिस फूड इन टर्न प्रोवाइड एनर्जी इन अ फूड चेन वेयर देयर इज इंटरलिंकिंग बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इधर से अपन स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ये कंटिन्यू में है। होगा क्या? एनर्जी will transfer from one organism to the another, ठीक है। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में एक फ्लो बन रहा है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? सो there is a flow of energy in a food chain in a food chain। अब देखो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे कैसे होगी, एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो अपन एक ब्लॉक बनाएंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा हो रहा है देखो। ये सनलाइट है, इस पे कौन फीड कर रहा है, इससे कौन एनर्जी ले रहा है? प्रोड्यूसर्स। फिर इससे कौन ले रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर कौन ले रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और फिर कौन ले रहा है? टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। एनर्जी फ्लो कैसा होगा स्टूडेंट्स? एनर्जी फ्लो सनलाइट प्रोड्यूसर को दे रहा है, प्रोड्यूसर सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी किस डायरेक्शन में है? यूनी डायरेक्शनल। आप देख रहे हो कि यहां से यहां चली गई या यहां से घूम गई, एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी चलता जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्लो of energy is always, flow of energy is always unidirectional. Flow of energy is always unidirectional. चलो अब सब कुछ पढ़ लिया, अब इस बारे में लिखेंगे अपन कि एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी
हर लेवल में जा रहा है फूड चेन के। मतलब सनलाइट अगर प्राइमरी स्टार्टर है फ्लो ऑफ एनर्जी का, वो एक इनिशियलाइजेशन पॉइंट है कि आपको वहीं से ही एनर्जी मिलेगी। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअली ये एनर्जी तो फ्लो हो रही है, पर एक्चुअली कितना अमाउंट हो रहा है एनर्जी फ्लो के लिए, प्रोड्यूसर कितनी सनलाइट से एनर्जी खींच रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी प्रोड्यूसर से मिल रही है, सेकेंडरी को कितनी एनर्जी प्राइमरी से मिल रही है, ये अमाउंट देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, amount of energy which is flowing or transferring, which is flowing or transferring is always 10%, is always 10%। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। आप लोगों ने यहां तक नोट डाउन किया। चलिए अब मैं क्या करती हूं, इसी पॉइंट को और इलेबोरेट करके बताती हूं आपको किस तरीके से मैं 10% आपको समझाना चाह रही हूं। ये तो क्या मैंने ओवरऑल लिख दिया कि एनर्जी 10% क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, पर कैसे कैसे, किसका 10%? भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, भाई मैथ्स वाले तो समझ जाएंगे ना इसको, हम बायो वाले थोड़ी समझ पाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, अब आपको बताती हूं कि एक्चुअली किसका 10% किस में जा रहा है। ठीक है, चलो वहां तक लिखा, उसी पॉइंट के नीचे कंटिन्यूएशन में लिखते चलेंगे अपन। ठीक है, चलो लिखते हैं स्टूडेंट्स। हम ये लिखेंगे according to Lindemann 10% law of energy। ये क्या है, लिंडमैन ने 10% लॉ दिया कि इस सिद्धांत के हिसाब से अपन एनर्जी को क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या कराएंगे, फ्लो कराएंगे। कैसे होगा फ्लो, देखो ठीक है। इसके हिसाब से क्या है, एनी ऑर्गेनिज्म हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी मतलब उस ऑर्गेनिज्म का जितनी भी एनर्जी, उससे कोई मतलब नहीं है। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग एनर्जी विल ट्रांसफर इट्स 10% एनर्जी टू दी another ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर हुई? अब अपन लिखते हैं। देखो पहले क्या आता है, पहले आएगा सनलाइट। हम ये कहते हैं सनलाइट्स 10% एनर्जी will turned or converted into producers ठीक है। अब क्या लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स लेंगे प्रोड्यूसर से। तो अपन क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अब इसको क्या है, देखो सनलाइट से आपको समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, प्रोड्यूसर से लेके आगे जो पॉइंट लिखेंगे ना, उसमें एक ही लाइन को बार बार फॉलो करेंगे। ये पहली लाइन आपको इजी लिखवाई समझने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, अब देखो सनलाइट के पास जो भी एनर्जी उसका 10% उसने किसको दे दिया, प्रोड्यूसर को दे दिया। अब धीरे धीरे प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने अंदर का 10% प्राइमरी कंज्यूमर को देगा, प्राइमरी कंज्यूमर अपना 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स को देगा। तो उसको लाइन में अपन को लिखना है। ये किसने दिया था, साइंटिस्ट लिंडमैन, अकॉर्डिंग टू इट्स 10% लॉ ऑफ एनर्जी। हम लिखेंगे 10% एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर्स
10% एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर टर्न्ड इनटू, मतलब प्रोड्यूसर के पास जो 10% एनर्जी है वो किसमें टर्न होके चली जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर्स में। या उल्टा कहो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर एबल टू टेक 10% एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर्स। एक ही बात है ना, आपने लाइन को क्या कर दिया, सिर्फ अलग अलग तरीके से बोला है। तो 10% एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर टर्न्ड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगी, और लगा दूंगी। और से क्या हो जाएगा, आपको एक और लाइन मिल जाएगी। और का मतलब होता है इसी का ही अपोजिट। और ये एक ही में ही लिखना बहुत है, सब में कोई जरूरी नहीं है। आपके क्वेश्चंस के वेटेज पर कि अगर बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सबको लिखना। लैंग्वेज वही रहेगी, प्रोड्यूसर की जगह प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर की जगह सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या अपोजिट होगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर एबल टू टेक ओनली 10% एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये लिंडमैन 10% लॉ का लॉजिक हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यही पॉइंट कंटिन्यू होगा। फूड चेन में अगर इस तरीके से 10% एनर्जी ही एक दूसरे को मिलेगी, जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होगा जिसपे ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है उसको क्या है, सबसे मिनिमम एनर्जी मिल रही है, सबसे लो लेवल ऑफ एनर्जी मिल रही है। और जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसको सबसे ज्यादा मिल रही है। चलो, सनलाइट तो एक एबायोटिक कंपोनेंट है। अगर आप फूड चेन, इकोसिस्टम और एनवायरमेंट का लिविंग कंपोनेंट देखोगे तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा और लास्ट कंज्यूमर पे चला जाएगा। तो प्रोड्यूसर फिर भी मैक्सिमम एनर्जी लेने के लिए कैपेबल है इन कंपैरिजन टू क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इन अ फूड चेन, इन अ फूड चेन the trophic level which is at last point, which is at last point is able to get the lowest energy। ठीक है, अब इसको डायग्राम से कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोड्यूसर है। सेकेंडरी, ठीक है, फिर टर्शियरी। ठीक है, प्रोड्यूसर के पास क्या होगी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी। फिर क्या हो जाएगा, एनर्जी लो, थोड़ा और लो, और इसके पास क्या होगी, लोएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, टॉप पे जो ट्रॉफिक लेवल पे बैठा हुआ है ऑर्गेनिज्म, टॉप ट्रॉफिक लेवल हाईएस्ट एनर्जी, और जो लो पे बैठा हुआ है, लो ट्रॉफिक लेवल, उसके पास क्या है, लोएस्ट एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन ऑल दीज थिंग्स। चलिए, इसी के साथ अपना फ्लो ऑफ एनर्जी टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फ्लो ऑफ एनर्जी टॉपिक क्या है, खत्म हो जाता है। अब देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी के बाद अपना जो दूसरा कंटेंट आता है वो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन।
क्या है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। लेकिन स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ एनर्जी में एक छोटा सा मैं टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी आपको, उसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या है स्टूडेंट्स? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ हेडिंग डालिए। लिखा? चलो सबसे पहले इसका मतलब देखेंगे। बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ। ठीक है, लाइफ का मतलब है कि मैं लिविंग कंपोनेंट्स की बात कर रही हूं। लिविंग कंपोनेंट्स मतलब यही प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना, किसी चीज को इनलार्ज करके देखना, किसी चीज को जूम करके देखना। भाई कोई पिक होता है, आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब आपको कोई स्पेसिफिक चीज देखनी है उसके अंदर, तो आप क्या करते हो? उसको जूम कर देते हो ना, फैला देते हो। मतलब कोई भी, मतलब मान लो कि कोई एक एरिया है, उसको आपको मैग्नीफाई करना है, मतलब बड़ा करना है। उसकी साइज छोटी है, उसको क्या करना है? बड़ा करना है। देखो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब किसी पिक्चर या इमेज से नहीं है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए बताया है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब एक्चुअली फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होती है केमिकल एक्यूमुलेशन। ठीक है, या आप इसको और अच्छे से बोलें, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। मतलब प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करता हुआ कि इस स्टेप में कम है, फिर प्रोग्रेस करके दूसरे स्टेप में उसका अमाउंट बढ़ा दो, फिर प्रोग्रेस करके दूसरे स्टेप में इसका अमाउंट और बढ़ा दो। एक्यूमुलेशन मतलब भरना, तो प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल मतलब यही ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में इन्वॉल्व है, जैसे कि आपके प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स तक। पर अब मैं ये क्यों बोल रही हूं कि फ्लो ऑफ एनर्जी के बाद केमिकल एक्यूमुलेट क्यों करवा रही हूं हर पॉइंट पे? मैं हर स्टेप में जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें केमिकल्स क्यों एक्यूमुलेट करा रही हूं? कहां से आया केमिकल? और मैं ये भी नाम बोल रही हूं कि प्रोग्रेस भी करते जाना है, दिन ब दिन उनकी बढ़ोतरी होगी, घटेगा नहीं अमाउंट, दिन भर वो अमाउंट या मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ती ही जाएगी। मैं किस केमिकल से रिलेटेड बात कर रही हूं और वो इस फूड चेन में आया कहां से? भाई ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है ईच एंड एवरी लेवल या स्टेप ऑफ फूड चेन ना। ठीक है, अब फूड चेन है मतलब अगर प्रोड्यूसर के पास केमिकल आया तो डेफिनेटली वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी देगा। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी में भी जाएगा, सेकेंडरी से टर्शियरी में भी जाएगा, टर्शियरी से क्वाटरनरी में भी जाएगा। ठीक है, और डीकम्पोज जब इन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाएंगे तो उनमें भी जाएगा। ठीक है, देखो केमिकल्स का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट the various insecticides and pesticide we are using in our day to day life to increase the crop yield या टू इम्प्रूव दी फूड रिसोर्सेज। मैंने आपको 9th क्लास में चैप्टर पढ़ाया था ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। उसमें मैंने कहा था कि प्लांट्स को अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स नहीं खा जाएं, या और जो रिलेटेड हार्मफुल चीजें हैं अगर वो प्लांट्स को नहीं खा जाएं तो आप उनको क्या दवाई छिड़क दो। उस सिंपल वे में दवाई छिड़कने को क्या कहते हैं? स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। कोई पेस्ट की तरह ऑर्गेनिज्म है, वो खा रहा है आपकी क्रॉप को। पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट के अगेंस्ट आपने कुछ स्प्रे कर दिया। अगर कोई इंसेक्ट खा रहा है तो इंसेक्ट के अगेंस्ट आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया। अब आपने क्या किया? स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कर दिए। मान लो कोई एरिया है क्रॉप का, वहां पर प्लांट्स ग्रो रहे, भाई प्लांट्स इन टर्न विल रिजल्ट इन क्रॉप एंड क्रॉप वी आर ईटिंग एज अ फूड एंड फ्रॉम दिस फूड वी आर गेटिंग एनर्जी। बात समझ में आई ना? वही फ्लो ऑफ एनर्जी तो वैसा ही चलेगा। तो आपने किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई खेती बाड़ी करी, कोई क्रॉप्स उगाए इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। आपने क्या किया कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए अनवांटेड अदर देन बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड कर दी। मीन्स यू आर एक्यूमुलेटिंग केमिकल्स, मीन्स यू आर एक्यूमुलेटिंग केमिकल्स। आप मौका दे रहे हो केमिकल्स को कि जाओ जमा हो जाओ वहां पर। ठीक है, आपने क्या किया? इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर दिया एरिया में। अब क्या होगा उससे? कुछ तो एयर में चले गए। भाई स्प्रे होंगे तो स्प्रे एयर में ही करोगे ना, भाई एटमॉस्फेयर तो हर जगह है। कुछ एयर में चले गए, कुछ प्लांट सॉइल में ग्रोन हो रहे हैं,
तो सॉइल में जाके बैठ गए। ठीक है, अब वो सॉइल क्या हो गई, इरोड हो गई। मान लो हैवी रेनफॉल आई और वहां से सॉइल को उठा के ले गई, बहा के ले गई, इरोजन कर दिया उसका, तो वो क्या है, सॉइल मान लो पानी में चली गई, तो वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स पानी में भी चले गए। तो उन्होंने क्या कर दिया, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ तो वो पहले ही इंटरेक्ट कर गए। अब आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, देखो आपने जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को डाला, समझ लो एक एग्जाम्पल ले लो, डीडीटी। आपने सुना होगा डीडीटी, ना तो हम कोई पूरी फुल फॉर्म देखने वाले हैं, ना हम इनके बारे में कोई डीप में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूं कि डीडीटी नाम का एक पेस्टिसाइड मार्केट में अवेलेबल रहता है और वो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी या फूड रिसोर्सेज को बढ़ा देता है। वो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स उसे खाना चाहते हैं उन्हें क्या करता है, मार देता है। तो आपके प्लांट क्या सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ईल्ड दे पाए आपको। ठीक है, तो आपने मान लो डीडीटी नाम का कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया। अब वो डीडीटी क्या है, सॉइल में चला गया। ठीक है, प्लांट्स में तो जाएगा क्योंकि आप प्लांट्स में ही तो स्प्रे कर रहे हो, सॉइल में भी चला गया, प्लांट में भी चला गया। अब ये धीरे 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 फूड चेन के हर ट्रॉफिक लेवल पे कैसे आ रहा है, हम कैसे इस बात को प्रूव करें कि देयर इज प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल। मतलब स्टार्टिंग तो हो गई ना, स्टार्टिंग तो हो गई। देखो आपने क्या कर दिया, प्लांट्स पर स्प्रे कर दिया डीडीटी। डीडीटी इज वन ऑफ द पेस्टिसाइड, या आप एग्जाम्पल ना लेके सिर्फ पेस्टिसाइड ही समझ लो। आपने प्लांट्स को कर दिया, प्लांट्स में वो डीडीटी है। वो प्लांट्स क्या होंगे, क्रॉप्स बन के, जैसे मान लो वेजिटेबल्स बन गए, फ्रूट्स बन गए, दालें बन गई, पल्सेस बन गए, सीरियल्स बन गए। वो डीडीटी का अमाउंट आ गया ना इसमें। अब क्या किया, आपने खाया, आपने ह्यूमन बींग्स में उसको खाया। अब देखो एक ही पल्स है, एक दाना बना दाल का, ठीक है, फिर बहुत सारे दाने बन गए। आपके घरों में आप क्या करते हो, कम से कम 2-3 किलो पल्सेस लाते हो ना। ऐसे मान लो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कितनी पल्सेस जा रही होंगी। मतलब हर आदमी उस डीडीटी को खा रहा है, हर आदमी उस केमिकल को खा रहा है ना। ठीक है, अब देखो ये तो अब मुझे पता है मेरे को थोड़ी कोई खाएगा, क्योंकि मैं तो ह्यूमन बीइंग हूं, मैं तो पावरफुल क्रिएचर हूं, मेरे को थोड़ी कोई मार के खा सकता है। ठीक है, पर प्रॉपरली कैसे एक्यूमुलेशन होगा, देखो सॉइल में डीडीटी एक्यूमुलेट हो गया, सॉइल में डीडीटी एक्यूमुलेट हो गया, वो तो प्लांट्स के रिलेशन में मैंने आपको बताया था। अब मैं ये बताऊंगी, ठीक है, प्लांट्स में भी क्या था, देखो प्लांट्स या तो ह्यूमन बींग्स खा सकते हैं, हमारे में डीडीटी का एक्यूमुलेशन हो सकता है। मैंने एक बार दाल खाई, एक बार डीडीटी आ गया, दूसरी बार दाल खाई, दूसरी बार डीडीटी आ गया। ऐसे कर करके मैं डेली प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन कर रही हूं केमिकल्स का, और मैं स्टेप हूं ना ट्रॉफिक लेवल में, ओमनीवोर्स हूं। ठीक है, उसी तरीके से सॉइल में अगर डीडीटी आ गया, सॉइल में डीडीटी आने से क्या होता है, सॉइल में डीडीटी आने के बाद आप अर्थवॉर्म छोड़ते हो। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, क्लीनर्स होते हैं। अर्थवॉर्म भी जो बेकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उन्हें खा लेते हैं। लेकिन सॉइल में अगर डीडीटी भी है तो वो भी तो खाएंगे, उनको थोड़ी अक्कल है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अर्थवॉर्म ने डीडीटी खा लिया। ऐसे आपने मान लो 15 अर्थवॉर्म छोड़ दिए, तो 15 अर्थवॉर्म में डीडीटी एक्यूमुलेट हो गया। सॉइल में कम था लेकिन अर्थवॉर्म का नंबर ज्यादा था, तो उनमें ऑटोमेटिकली डीडीटी का एक्यूमुलेशन क्या हो गया, प्रोग्रेस हो गया, बढ़ गया। फिर अर्थवॉर्म को क्या करती है, छोटे छोटे कीड़ों को छोटी छोटी बर्ड्स खाती है। मान लो 15 अर्थवॉर्म को 15 बर्ड्स ने खा लिया, 15 अर्थवॉर्म को 15 बर्ड्स ने खा लिया, तो 15 बर्ड्स में फिर से वो प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हो गया। पूरा एक अर्थवॉर्म एक बर्ड ने खा लिया तो बहुत ज्यादा अमाउंट बर्ड में बढ़ गया। फिर इन छोटी छोटी बर्ड्स को बड़ी बड़ी बर्ड्स ने खाया। मान लो 3 छोटी बर्ड्स को एक बड़ी बर्ड ने खाया, तो फिर तीनों का डीडीटी उस बड़ी बर्ड में चला गया। मतलब आप ये देख सकते हो कि सॉइल से लेकर धीरे 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 ट्रॉफिक लेवल्स में डीडीटी ट्रांसफर हुआ है, केमिकल्स ट्रांसफर हुआ है, और उनका दिन ब दिन क्या है, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हुआ है। प्रोग्रेस करते हुए वो केमिकल बढ़ता क्या है। अब आप क्या करो, इसका कंपैरिजन फ्लो ऑफ एनर्जी से करवाओ। फ्लो ऑफ एनर्जी में क्या हो रहा था कि जो हाईएस्ट लेवल पे ट्रॉफिक लेवल था और जो लोएस्ट पे था, धीरे 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 एनर्जी कम होती जा रही थी, नीचे वाले को सबसे कम मिल रही थी। लेकिन इसमें अपोजिट क्या है कि अगर आपके प्लांट्स के पास कोई केमिकल है, कोई पेस्टिसाइड है, कोई इंसेक्टिसाइड है, तो दिन ब दिन उनका प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है। मतलब देंगे तो सही लेकिन प्रोग्रेस के साथ। मतलब प्लांट के पास शायद उतना इंसेक्टिसाइड नहीं होगा जितना वो फाइनली क्वार्टरनरी कंज्यूमर में डाल देगा।
ठीक है, एंड इसमें भी फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन एक्यूमुलेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फ्लो ऑफ एनर्जी में हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे एनर्जी देते जाओगे, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से केमिकल्स का एक्यूमुलेशन कैसा है कि प्लांट्स जो पहले नंबर पे ट्रॉफिक लेवल होंगे उनके पास उतना नहीं होगा जितना लास्ट के ट्रॉफिक लेवल पर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आज का लेक्चर यही क्लोज करवाती हूं। मैंने आपको इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि मैं आज आपको इसका क्या लॉजिक बता दूं और इसका कंपैरिजन करवा दूं फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे, इसके बारे में मैं आपको फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ कंपैरिजन करवाऊंगी। देन इसके बाद कौन सा टॉपिक उठेगा, यहां तक आपका इंट्रो हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपका इकोसिस्टम यानी टाइप्स हो गए पूरे, फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया। ठीक है, फूड वेब के बाद पॉइंट आया था फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कंटेंट वाइज आया था फ्लो ऑफ एनर्जी, वो भी कंप्लीट हो गया है। फ्लो ऑफ एनर्जी में एक सब हेडिंग उठाया था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की थ्योरी लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर हम पढ़ेंगे अपना इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि इन्वायरमेंट में ऐसी कैसी प्रॉब्लम्स हो गई है, हमारे इकोसिस्टम क्यों रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि उसने अपने खुद की इन्वायरमेंट में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है, क्योंकि हम पावरफुल क्रिएचर है। अगर हम इन्वायरमेंट को गंदा कर सकते हैं तो हम इन्वायरमेंट को ठीक भी, उसका साफ सुथरा भी रख सकते हैं। और फाइनली ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, वो क्यों डिप्लीट हो रही है और उसको कैसे डिप्लीशन से दिन ब दिन बचा सकते हैं। मतलब आपकी ओजोन लेयर का आपके एटमॉस्फेयर में आपके ह्यूमन बीइंग से क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।